हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुज सिंह एक बार फिर आपके सामने हेल्थ की कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आई होप कि आपको मैंने जो पहले जो टॉक किए थे, आपको उसमें कुछ बातें समझ में आई होंगी। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीक़ों से आपको मैं बता सकूं कि अभी आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे हम लोग बहुत ही नेचुरल तरीक़ों से, बहुत ही नॉन मेडिसिनल तरीक़ों से हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले के भी टॉक में बताया कि आज का समय है लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ का। आज के समय के जो भी बीमारियां हैं, वो लाइफ़स्टाइल रिवर्सल करके ही ठीक की जा सकती हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो कैंसर हो। कैंसर तो हो जाने के बाद आपको मेडिसिन पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, बट उसके पहले की चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ का तो ऐसा हालचाल है कि जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदली, समय बदला और हम लोग जैसे-जैसे इन नई चीज़ों के हम लोग शिकार होते चले गए, तो हमें बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज सोसाइटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। हम ना सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल से परेशान हैं, बल्कि बहुत तरीके के पॉल्यूटेंट्स, आज हवा साफ़ नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है और बहुत टेंशन है। आज छोटे-छोटे बच्चे भी टेंशन के शिकार हो जा रहे हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग डिफरेंट बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को आज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है पूरी दुनिया में। और जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो बड़े ही भयावह हैं, बड़े ही डिस्टर्बिंग हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में 5 में से 1 आदमी जो है वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। मतलब 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इस जद में आ चुके हैं। इसके अलावा ओबेसिटी का अगर हम लोग बात करें तो 3 में से 1 इंडियन जो है वो ओबेसिटी के शिकार है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। आज स्कूल गोइंग बच्चों को आप देखिएगा तो ओबीज नज़र आएंगे और ये सभी पुअर लाइफस्टाइल की ही वजह से हो रहे हैं, पुअर खान पान की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो 4 में से 1 इंडियन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। तो हम लोग कितने बीमार हो गए हैं, और ये बीमारी की वजह जो है सिर्फ हमारी पुअर लाइफस्टाइल नहीं है, हमारी खान पान है, हमारी सोच है, आज की परिस्थितियां हैं। आज जॉब की सिचुएशन ऐसी हो गई है, स्कूल में बहुत प्रेशर आ गया है, पीयर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी हाइपरटेंसिव हो जा रहे हैं। हम लोगों ने कितने इंसिडेंट देखे हैं कि कोटा में बच्चे हैंग कर ले रहे हैं अपने आप को, और वो सब पीयर प्रेशर की वजह से हो रहा है। हर आदमी एक दूसरे से एक्सेल करना चाह रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग फील कर रहे हैं। सोसाइटी में भी आप लोगों को देखिएगा तो एक होड़ मची हुई है। कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, हर आदमी को एक दूसरे से बेहतर होना है और इसका प्रेशर हम सबके ऊपर पड़ता है। अगर हम लोग लाइफस्टाइल रिवर्सल की बात करें तो उसमें एक बड़ा बढ़िया टर्म आता है अर्न, EARN। तो ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। आप हफ्ते में, लोग बोलते हैं कि आपको तकरीबन 150 150 मिनट्स की आपकी पर डे की पर वीक की आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए। आपका कम से कम एवरी डे कम से कम 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। वी ऑल नीड टू ट्रीट आवर बॉडी लाइक अ टेम्पल। मंदिर के तरीके से अपने शरीर को ट्रीट करिए और इसमें फल रही बीमारियां या आने वाली बीमारियों को दूर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम लोग एक्सरसाइज को अपने ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लें। मैं एक व्यक्ति के पॉडकास्ट को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता हूँ। एक्सरसाइज मुझे करना ही है, समय निकालने की कोई बात ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड। और इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके टॉक को कि एक्सरसाइज को हमें ये इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि समय मिलेगा तो करेंगे, इसके लिए हमें अलग से समय निकालना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू। तो एक्सरसाइज
ए स्टैंड्स फॉर अर्न में ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, सोसाइटी के प्रेशर मत आइए, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खूब खुशनुमा माहौल बना के रखिए। बिकॉज कई बार बीमारियां हमारे प्रेशर की वजह से आती हैं, हमारे टेंसिव एटमॉस्फेयर की वजह से आती हैं। तो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, कभी किसी से कंपटीशन मत रखिए। आप अपने आप से compete करिए कि आप लास्ट ईयर से अपने आप को बेहतर बना पा रहे हैं कि नहीं। लास्ट ईयर आप जैसे थे उससे आपने 1% का भी सुधार अपनी सोच में किया है कि नहीं, अपने हेल्थ में किया है कि नहीं, अपने फिटनेस में किया है कि नहीं, अपने खान पान में किया है कि नहीं, अपने रिलेशनशिप में लोगों के साथ आपने किया है कि नहीं। सो 1% का सुधार अपनी लाइफ में लाइए और ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। तो रेस्ट लीजिए। रेस्ट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। कई लोग इंसिस्ट करते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे की स्लीप लीजिए। मैं नंबर्स को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको नींद जब आए तो प्रॉपर नींद लीजिए विदाउट टेंशन। आप सोइए और अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। इनफैक्ट एक्सरसाइज से भी आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रेस्ट प्रॉपर ले रहे हैं। बहुत पहले एक जिम के बढ़िया ट्रेनर ने बताया था कि अगर आप अपने चेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो टेक रेस्ट। इफ़ यू वांट गुड चेस्ट, टेक रेस्ट। तो हमें अपने मसल्स को भी थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है और टेंशन फ्री होकर जब आप रेस्ट लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्न में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने पहले के भी टॉक में बताया है कि आज अगर हमें अपने खान पान में सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें मिल जा रही हैं तो हमें कोई बाहर से न्यूट्रिशियस चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आज पानी भी शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है और खाने पे अब हमारा कंट्रोल नहीं है। आज जो भी कल्टीवेशन होता है उस कल्टीवेशन में ये फीलिंग्स लोगों की नहीं रहती है कि हमें अच्छा उत्पाद निकाल के देना है। हमें आज कंडीशन ये आ जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करना है। हम कितने सारे ऐसे आंध्रा में और बंगाल में ऐसे कई सारे खेत हैं जहाँ की लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हम लोग एक साल में 3 फसल निकालते हैं। हम लोगों ने कितना बार सुना है कि धरती हमारी माँ है। बीच में टीवी में एक एडवर्टीजमेंट आने लगा था कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। तो आप बताइए कि धरती अगर हमारी माँ है और हम एक एक साल में ही 3-3 फसल अगर उगा रहे हैं तो मिट्टी में कुछ बचेगा क्या? यही कारण है कि जो मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो रही है, वही जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे खान पान में आ गया। चावल तो आ गया लेकिन चावल की वो न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो गई, वो टेस्ट खत्म हो गया। गेहूं तो आ रही है लेकिन रोटी की वो न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो गई। सब्जियां तो मिल रही हैं लेकिन सब्जियों में वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो टेस्ट नहीं है जो आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले हमें मिलती थी। आज मिट्टी उर्वरक नहीं रह गए हैं तो आज आर्टिफिशियल मैन्योर डाल के मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा रहा है, पेस्टिसाइड डाला जा रहा है और इसका इफेक्ट जो है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ जा रहा है। और यही कारण है कि जो भी हम खान पान कर रहे हैं उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बिल्कुल नदारद हो गई है। और यही कारण है कि हम लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। देखिए, जो खान पान की जो क्वालिटी खराब हुई है और जो डायबिटीज़, आज इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल हो गया है, तो आप जानते हैं उसका रीजन जो है अंग्रेजों को जाता है। आप कहिएगा अंग्रेजों को क्यों जाता है? तो 1943 में बंगाल में एक बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था। कहा जाता है कि बिग फेमिन ऑफ बंगाल ऑफ 1943। और ये अकाल कोई नेचुरल अकाल नहीं था, ये अकाल जो था मैन मेड अकाल था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और हम लोग उस समय अंग्रेज़ों के अधीन थे। और ऐसा नहीं था कि हमारे किसान उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से उपजाते नहीं थे। हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमें कहीं से कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इंडिया में ही सारी चीज़ें इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से हमें मिल जाया करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, लड़ रही थी और उस दौरान में उन लोगों को खाने पीने के लिए दूसरे कंट्रीज से उनको अनाज मंगाने पड़े थे और उसमें इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर बना था उस दौरान में अनाज का। और
इंडिया में अकाल पड़ गया था, लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा था, लोगों को चावल नहीं मिल रहा था, दाल की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। और उस दौरान में करीब 3 मिलियन, कहा जाता है कि 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये तो अंग्रेजी डेटा है, मुझे मालूम नहीं है कि एक्चुअल डेटा क्या है, लेकिन 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी भूखमरी से। और ये भूखमरी अंग्रेजों के द्वारा क्रिएटेड थे। और उस दौरान में हमारी एक हैबिट डेवलप की थी। लोग जब उस दौरान में खाना खाते थे तो उस समय मालूम नहीं था कि नेक्स्ट खाना उन्हें कब मिलेगा। तो उसके कारण से हमारा बॉडी का जो डीएनए होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। तो जो भी खाना उस समय लोग खाते थे वो खाना क्या होता था कि फैट सेल्स में एक्युमुलेट हो जाता था, क्योंकि शरीर का अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। और उस समय जो एक टाइम ही जो लोग खाते थे ना, तो हमारा शरीर उसको जमा कर लेता था फैट सेल्स के रूप में। और उसके पीछे उसका कारण ये था कि कल को अगर खाना कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कम से कम हम ज्यादा दिन सरवाइव कर सके, इसके लिए वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ, हमारे दादा परदादा इन चीजों को उन्होंने झेला था, वही डीएनए हमारे में ट्रांसफर हुआ। और आज भी जब आज के डेट में कोई अकाल नहीं है, कोई फूड की स्कार्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ नई नई टेक्निक डेवलप हुई, नए नए आर्टिफिशियल मैन्योर्स डेवलप हुए, तो आज खाने का अकाल नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हमारा डीएनए वही है। आज भी जब हम लोग एक बार खाते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले उसको फैट सेल्स में डेवलप करता है, फैट सेल्स में कन्वर्ट करता है, बिकॉज आज भी हमारा शरीर इनसिक्योर्ड फील करता है कि क्या पता कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो हमारे यहाँ पार्टियों में लोग टूट पड़ते हैं खाना खाने के लिए, इसके पीछे 1943 का फेमिन है। तो कल के बाद आपको अगर कोई आदमी बोलेगा कि आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो आप बोलिएगा इसका आरोप आप मेरे ऊपर मत लगाइए, इसका आरोप आप अंग्रेजों के ऊपर लगाइए, जिन्होंने कि 1943 में एक मानव रूपी अकाल क्रिएट किया था। और हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने ये हैबिट डेवलप की थी कि चलो अभी ज्यादा खा लेते हैं, क्या पता कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप में से कई लोगों को हो सकता है कि मेरी बातों पर विश्वास हो ना हो, लेकिन स्टडीज में ये आया है कि इंडियंस के जो हम लोग का जो कमर के आसपास का जो घेरा है वो ज्यादा बड़ा क्यों हो गया है, इसके पीछे 1943 का फेमिन है। क्योंकि हमारा बॉडी इनसिक्योर्ड हो गया था उस दौरान में, और वो चाहता था कि खाने को स्टोर करके रखें, फैट सेल्स को, न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखें, ताकि अगर अगला खाना हमें जल्दी ना भी मिले तो हम उससे अपने आप को बचा सकें। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आज जो भी हमारी बीमारियां हैं इसका श्रेय जाता है अंग्रेजों को, कि उन्होंने आर्टिफिशियल एक फेमिन क्रिएट किया था, तो जिसके कारण से ये हुआ था। प्लस हमारी जो फूड हैबिट्स है, हम इंडियंस जो है कार्ब बेस्ड हम लोग, हमारी जो खान पान की हमारी हैबिट है, हम लोग प्रोटीन बेस्ड हमारी खान पान की हैबिट नहीं है। और एक स्टडी में ये देखा गया है कि 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। जितना प्रोटीन हमारे शरीर को रोज चाहिए, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका रोज का खुराक है, लेकिन प्रोटीन आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, यू नो। और आप अगर प्रोटीन डेफिशिएंट रहते हैं तो आपको जितने तरीके की बीमारियां हैं वो प्रोटीन के लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर में होती है। हमारे जितनी भी कमजोरियां हैं, हमारी मसल्स वीकनेसेस है, हमारी डाइजेशन है, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर हैविंग ऑल दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज इज बिकॉज हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की बहुतता है और प्रोटीन की कमियां हैं हमारे खान पान में। इसके अलावा मिट्टी से जब उर्वरक शक्ति खत्म हो गई तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमारा सोर्स क्या है, हमारे मिनरल्स का सोर्स क्या है, हमारी मिट्टी। हमारी मिट्टी से ही मिनरल्स निकलते हैं। भले मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर में 1% 2% होती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर्स हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने में, उनको सही पार्ट्स में पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्रोत है हमारी मिट्टी। तो मिट्टी खराब हो गई है हमारी मिट्टियों में इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल मैन्योर्स, पेस्टिसाइड डाले हुए हैं कि हमें प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं जा पाता है। और कहां से जाएगा हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट?
ये पौधों के थ्रू ही जाएगा। तो पौधों पे के ऊपर तो पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है और मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट है नहीं, तो इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमियां हो गई हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि अरे रे हमको तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको सप्लीमेंट्स की, लेकिन उससे पहले आप ये चेक कीजिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, साग सब्जी खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, आप चावल ले रहे हैं, आप गेहूं ले रहे हैं, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है? हमने पहले भी बताया था कि आज के करीब करीब 50-70 साल पहले 1940s में 100 ग्राम्स पालक में 150 मिलीग्राम आयरन मिलता था, और आज जो है 100 ग्राम पालक में आपको 5 से 10 ग्राम भी मिलीग्राम भी आपको आयरन नहीं मिलता है। और यही हालत बाकी सब जगह है। हमारे चावल से क्रोमियम खत्म हो गया है, जिंक खत्म हो गया है, गेहूं से भी क्रोमियम की महत्ता खत्म होती चली जा रही है। यही कारण है कि उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ रही है। यही कारण है कि डॉक्टर आज मना कर रहे हैं कि गेहूं की रोटियां मत खाइए। गेहूं तो हमारी स्टेपल सोर्स है, लेकिन उसमें से क्रोमियम की मात्रा को हटा दी गई है। प्लस क्या है कि हमारे यहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है। चावल आप देखिएगा तो मोटा चावल आजकल हम लोग नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड राइस हम लोग खाते हैं, जिसके कारण से वो चावल की जो पोटेंशी है वो कमजोर हो गई है। तो आज के डेट में जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिसके बारे में भी हमने बात किया, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम लोग पुअर लाइफस्टाइल के शिकार हैं, पुअर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं प्रॉपर ले रहे हैं, एटीट्यूड में हम लोग बहुत प्रेशर अपने आप के ऊपर ले दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज हम लोग वेरियस तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, कई लोग ये बोलते हैं कि हाँ आपको डायबिटीज हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी डॉक्टर के पास आपके डायबिटीज का इलाज नहीं है। तो आप बोलिएगा तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो वो इलाज कराने के लिए नहीं जाते हैं। आप जब खाना खाते हैं, आपकी शुगर बढ़ जाती है, तो मेडिसिन डॉक्टर आपको देता है ताकि आपके ब्लड से वो शुगर को निकाल सके आपके शरीर से। और डायबिटीज ठीक करने का मेडिसिन नहीं देते हैं। हमें नहीं मालूम है कि आपके डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि नहीं। जब डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके नीचे वो फिर कुछ चीज़ों को लिखते हैं कि क्या खाना खाइए, क्या एक्सरसाइज करिए, क्या उसमें वो लिखते हैं कि नहीं रोज 45 मिनट्स आपको वॉक करना है, आपको शुगर नहीं खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करनी है, आपको प्रोटीन की मात्रा को अपने फूड में बढ़ानी है, आपको फाइबर की मात्रा को अपने फूड में बढ़ानी है, गुड फैट की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ानी है। पता नहीं आपके डॉक्टर उन बातों को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि किसी भी डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। हम डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का इलाज कराने नहीं जाते हैं। कोई डॉक्टर आपका डायबिटीज ठीक नहीं कर सकता है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर कोई डॉक्टर हो तो आप हमें बताइए कि क्या कोई डॉक्टर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो प्रेशर को डाउन करते हैं, वो आपके ब्लड शुगर को डाउन करते हैं। फिर आप खाना खाते हैं, फिर आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, फिर सुबह में लेते हैं, फिर शाम में लेते हैं, फिर सुबह में मेडिसिन लेते हैं, फिर शाम में लेते हैं। कोई डॉक्टर जड़ से खत्म करने का आपको कोई दवा नहीं देता है। जड़ से आपकी डायबिटीज तभी खत्म हो सकती है जब आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएंगे, जब आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, जब आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, जब आप रेस्ट लेंगे, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। कोई कंपटीशन सोसाइटी में मत रखिए, किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड फील करिए। घर में उतने ही सामान रखिए जितने सामान की आपको जरूरत है। ये सारे लाइफस्टाइल रिवर्सल में ही आते हैं। और साथ में प्रोटीनस खाने को अपने खाने में ऐड करिए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। अपने खाने की जब शुरुआत करिए तो आपके खाने की शुरुआत फाइबर से होनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग फॉरेन जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में पैकेट बना के रखते हैं जिसमें साग टाइप के वो फल होते हैं, और उन पत्तों को पहले खाते हैं अंग्रेज, और उसके बाद वो एक्चुअल खाना खाते हैं। जब आप किसी भी होटल में जाइएगा, खाने के मेन्यू को देखिएगा, तो मेन्यू में सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि क्या सैलेड आप खाइएगा,
फिर सूप डिसाइड होता है, उसके बाद स्टार्टर्स आता है। स्टार्टर क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। आप जो भी चिकन लेते हैं, आप पनीर लेते हैं, आप मटन कबाब लेते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो पहले प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन से अपने पेट को भरिए, फाइबर से अपने पेट को भरिए, और लास्ट में जब जगह बच जाए तब आप कार्बोहाइड्रेट को खाइए। कोशिश करिए कि रिफाइंड जो आटे हैं उनका इस्तेमाल कम करिए। मैं कार्बोहाइड्रेट को आपके प्लेट से बिल्कुल हटाने को सही नहीं मानता हूं। आप अपने कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स बनाइए, उसमें ऐसा गेहूं यूज करिए जिसमें चोकर मिला हुआ हो। बहुत रिफाइंड राइस खाने की जरूरत नहीं है। आप रिफाइंड राइस के बदले में जो मोटा चावल होता है वो खाइए। उससे आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी उसकी कम होती है, ग्लाइसेमिक लोड भी आपका कम होगा, आप हेल्दी फील करेंगे। जितना आपका बॉडी वेट है, आपके शरीर में आपको अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए, हड्डियों को मेंटेन करने के लिए, अपने ब्लड का जो हेमोग्लोबिन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आपको रोजाना प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अगर आपका 70 केजी वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना चाहिए, तभी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि आयरन की कमी के कारण किसी का जो ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन कम होने में सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी नहीं है। आयरन की डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी है, और साथ में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है। क्योंकि हेमोग्लोबिन जो बनता है, हेम होता है आयरन, और ग्लोबिन जो होता है वो होता है प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन जो आपके शरीर में बनता है वो आपका प्रोटीन और आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और आयरन आपके शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके उसको विटामिन सी इंश्योर करता है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं आपसे बात करने के लिए। कोई भी टॉक अभी कंक्लूसिव नहीं है, अभी बहुत सारी बातें हम आपके साथ करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के लिए हमें विराम दें। आज हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले पॉडकास्ट में हम आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर जरूर उपस्थित होंगे। ऑल द बेस्ट।